नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारे कंपनीज के बारे में गुड अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ईपीएल के ऊपर, क्योंकि ईपीएल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। क्योंकि ईपीएल कंपनी जिस तरीके से लगातार गिरते चले गए, बहुत सारे लोगों का मन में एक डाउट्स आ चुके हैं कि ईपीएल बेकार कंपनी बन चुके हैं। तो ईपीएल एक्चुअली बेकार कंपनी नहीं है। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट देखा जाए तो एक जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो केमिकल्स यूज किया जाता है उसके ऊपर प्रोडक्शन करने का इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। मतलब पेस्टोस मतलब जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का फिलहाल के लिए सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ खराब है। मान लेता हूँ कंपनी के आरओसी आरओई में ग्रोथ कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी सेल्स अगर डाउन हो, प्रॉफिट अगर डाउन हो, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्वियसली वीकनेस तो हो ही जाएगा। तो तब उसका ग्रोथ दिखेगा जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। अभी एक चीज को पहले आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी में सही में क्या दम है। चलो उसको दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ मार्केट शेयर के ऊपर। जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज किया जाता है कहाँ पे? बेसिकली एग्रीकल्चर में। तो उसके ऊपर इंडिया पे सिर्फ नहीं, ग्लोबली मार्केट में 25% मार्केट शेयर है। क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर कितना? 8% मार्केट शेयर है। क्रॉप प्रोटेक्शन और वो भी मार्केट शेयर किसके ऊपर है? इंडिया में 14% के आसपास है। और साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन लैटिन अमेरिका में कितना है? 9.5% के आसपास। मतलब कंपनी के जो प्रोटेक्शन का जो फिगर आउट है वो पॉजिटिव है। और इसी फिगर आउट के कारण कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से जर्नी देखने को मिला। तो इतने दिनों से जो जर्नी हो रहा था वो सिर्फ यही कारण की वजह से। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप देखेंगे कंपनी हार्बेटाइज के ऊपर 34%, फंगासाइड्स के ऊपर 25%, आदर्स के ऊपर 20%, इंसेक्ट मतलब इंसेक्टिसाइड के ऊपर 16% एंड सीड्स के ऊपर 5% बिजनेस कर रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस में कंपनी काम करते हैं। जैसे एशियंस के ऊपर 16%, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में 10%, बाकी आप देखेंगे तो अदर्स के ऊपर 10%, नॉर्थ अमेरिका में 7%, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है 31%, और लैटिन अमेरिका में कितना? 26%। तो ओवरऑल कंपनी अमेरिकन मार्केट को पूरे का पूरा कैप्चर करके रखे हैं, जहाँ पे कंपनी में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमेशा देखने को मिलता है। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी के ऊपर हालत खराब हो गया? देखिए लास्ट 2 ईयर्स में जो यूएस है, और जो यूएस से लेकर जर्मनी से लेकर यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ये सारे कंट्रीज में क्या है, जो मतलब जो केमिकल का प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। और केमिकल के डिमांड कम होने के कारण जो केमिकल प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज है उसका भी हालत खराब हो गया। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि केमिकल का हालत खराब है, तो पीआई इंडस्ट्रीज इतना क्यों भागते चले जा रहे हैं? देखिए उसका भी पीछे एक रीजन है। पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं नेक्स्ट आपको एक वीडियो में आपको चर्चा करूंगा, जहाँ पे एक शानदार तरीके से एंट्री बना मिला था, टारगेट भी अचीव हो गया। तो किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया था और पीआई इंडस्ट्रीज क्यों खास है, उस वीडियो में आपको साथ शेयर करूंगा। तो ईपीएल के ऊपर पॉजिटिविटी में इसीलिए रखता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। एफआईएस ने भी नहीं माल बेचा, डीएस ने भी माल नहीं बेचा। हाँ, 1-2% का माल बेचा जाता है, तो इसके लिए आपको बड़ा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि 1-2% का माल आपको हमेशा बेचता हुआ देखने को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है उसको दिखाने से पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बताया जा रहा है कि यूपीएल लिमिटेड जो इंटीमेशन है ऑफ 40 एजीएम, मतलब 40तम आपको एजीएम देखने को मिलेगा। मतलब 40 टाइम्स का एजीएम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिलेगा। और इस टाइम में कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने वाला है, इस तरीके से कुछ अपडेट्स आ रहा है। तो इसके बाद ही कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट का डेट कौन सा है? रिजल्ट का डेट है एक्चुअली 2 फरवरी, मतलब आज के दिन। तो रिजल्ट आने से पहले मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं इंतज़ार किया तो रिजल्ट नहीं आया, तो मैं वीडियो बना दिया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ जरूर शेयर करूंगा कि इस तरीके से रिजल्ट अपडेट आया। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर अगर फिगर आउट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का माहौल दिखा। उसके बाद देखिए कंपनी एक यू टर्न लेने का कोशिश कर रहा है। अभी यू टर्न यहाँ से अगर लिया लिया गया तो एक बिग बाउंस फिर से हो सकते हैं। अगर करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका जर्नी
50% तक ऊपर जाने का चांसेस है। हाँ, अभी इतना आसानी से वो नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। तो जब प्रॉफिटेबल होगा तब ये जर्नी देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, जहाँ पे कंपनी के इस बार सेल्स बहुत शानदार देखने को मिला, मतलब रेवेन्यू बहुत शानदार देखने को मिला। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ा, फिर भी एक्सपेंस मिटाने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 3200 से लेकर 3600 बने। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट किया। अभी कंपनी के एनपीओ को मुझे देखना है कि एनपीओ कितना कंट्रोल में रखा। अगर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में अगर रिजल्ट शीट को मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना। जो डेटा है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसीलिए शेयर करूंगा क्योंकि आपको इस डेटा को बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का प्रोविजन। अगर मैं प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो प्रोविजन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए था, मगर उल्टा हो गया। क्योंकि कंपनी का प्रोविजन पिछले साल में था, ध्यान से सुनना, 2000। अभी मैं लास्ट 2 डिजिट को अगर हटा दूँ तो कितना बनेगा? 2005 करोड़। 2005 करोड़ के आसपास पिछले साल में था। अभी इस बार कितने बने? 2755 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 1259 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी प्रोविजन ज़्यादा हो गया, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी प्रोविजन ज़्यादा हो गया। तो प्रोविजन जितना बढ़ेगा किसी भी कंपनीज के लिए, उतना ही खतरा बनने का चांसेस है। तो प्रोविजन को कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए था, मगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ये भी एक कारण है शेयर में प्रेशराइज होने का। दूसरा और एक कारण है, वो है कंपनी के एनपीए। अगर एनपीए के परसेंटेज के बारे में बात करूँ, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसके हिसाब से बात करूँ पिछले साल में 1.58 था, पिछले क्वार्टर्स में 1.03 था। अभी इस बार कंपनी के 0.90 के आसपास बने। मतलब जो प्रोविजन है वो कई हद तक यहाँ पे काम हो चुके हैं, कई हद तक काम हो चुके हैं, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एनपीए कम हुआ, प्रोविजन ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। अगर मैं चार्ट का आपके सामने शेयर करूँ तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट अच्छा होने के बाद तो ऊपर जाना चाहिए था, हुआ कुछ उल्टा, नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? यही एक कारण है, क्योंकि आपको कारण को समझना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया था कि कंपनी का रिजल्ट तो सर बहुत शानदार आया, तो कंपनी को तो ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों आ रहा है? नीचे क्यों आ रहा है, उसका उसका मैं डेटा आपके साथ अभी शेयर किया हूँ। ठीक है, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो एक एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मान के चलिए आपका 5 लाख आप किसी को लोन दिया, तो आप सोच रहे हैं कि 5 लाख से अगर मुझे 5% का भी इंटरेस्ट मिले, तो 5 लाख के अगेंस्ट में मुझे 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। मगर हुआ कुछ ऐसा, आपके जो मेन 5 लाख था, बहुत सारे लोगों ने आपका पैसा पेमेंट नहीं कर पाए। तो वो बता रहा है कि मेरा पैसा डूब गया बिजनेस में, तो मैं आपको पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो पैसा आपको नहीं मिला, वो पैसा आपका डिफॉल्ट हो गया। तो वही पैसे को प्रोविजन एंड एनपी के हिसाब से देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जब टेट बना था, कुछ कप विद इंडिपेंडेंस बना, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि कप आज का नहीं है। 2018 से लेकर एक कप बने, मतलब लंबा जर्नी का कप बने, उसके बाद ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक स्ट्रेंथ स्ट्रांग बनेगा। तो बाकी 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए सपोर्ट बना है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी वहाँ पे जाता हूँ, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, बहुत दिनों से एक चीज़ को कोशिश किया जा रहा है कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस दोनों कंपनी को मार्च किया जाएगा। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और उसके साथ साथ एचडीएफसी को दोनों को मार्च किया गया, तो इसी तरीके से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मार्च करने का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो क्या सही में दोनों कंपनी को अगर मार्च किया जाए तो दोनों कंपनी से ग्रोथ अच्छा खासा होने का चांसेस है? देखिए, अभी तक तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, जब से मर्ज हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इतना आसानी से तो ग्रोथ नहीं होगा। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक दिक्कत है कि वो है उसका जो लोन, वो है अनसिक्योर लोन। तो देखिए, 2 तरीके से लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन होते हैं, एक अनसिक्योर लोन होते हैं। तो इस दोनों में हमेशा आरबीआई चाहते हैं कि आपके पास सिक्योर लोन ज़्यादा हो, कस्टमर को आप सिक्योर लोन को ज़्यादा प्रोवाइड करें। अनसिक्योर लोन आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कभी ना कभी इसके ऊपर आरबीआई बैंड लगा सकते हैं, जिसके ऊपर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर झटका लग सकता है। तो सोचिए, अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस एक साथ मार्च हो जाए, तो उस झटका तो दोनों को ही लेना पड़ेगा ना।
तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए भी झटका लग सकता है। तो बाकी इस कंपनी की जो खासियत है, वो खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा कि ये कंपनी का जो आरओई, हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर आरओई आपको अच्छा होना चाहिए और वैल्यूएशन भी सस्ता होना चाहिए। उस दिशा से देखा है तो कंपनी के यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस है, इनकम भी ज़बरदस्त है और लास्ट जो क्वार्टर्स में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने के बाद मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस का डेटा दिखा दूं, तो सेल्स लास्ट टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में सेल्स ज़बरदस्त हुआ, मगर प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं मतलब पिछली बार जितना प्रॉफिट था उसी तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब कुछ ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, मगर जिस तरीके से रिटर्न का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उतना रिटर्न अभी तक मिला नहीं। अगर मैं चार्ट के ऊपर डायरेक्टली आपको लेके जाऊँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कब बने। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का। तो जब पैटर्न्स बनेगा तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। फाइनली हायर लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 28 से 30% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक डीपली स्टडी करिए, उसके बाद काम करने का सोचिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई पोजीशन नहीं है। जब कोई पोजीशन बनेगा तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल एक जबरदस्त कंपनी है क्योंकि कंपनी जब रिजल्ट पब्लिश किया उसके बाद कंपनी लगातार भागते चले गए। अभी देखेंगे तो सीडीएसएल लगातार हर दिन एक नया हाई बनाकर ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से अनाउंसमेंट हुआ कि सीडीएसएल एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है, तब से लेकर इस कंपनी भागते चले जा रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।